हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम एलएसए टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में जानेंगे और ये कौन जनरेट करता है और इन दोनों एलएसएस का क्या यूज होता है ये हम देखेंगे। बट इनके बारे में जानने के पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में ओएसपीएफ एरिया और एलएसए टाइप 3 के बारे में जाना था और हमने ये देखा था कि कैसे एक बड़े ओएसपीएफ एरिया में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने ये देखा था कि कोई भी अगर एक लिंक फेल होता है, तो कैसे एलएसए फ्लडिंग होता है और वो कैसे सभी राउटर्स पे फ्लड होके और सभी राउटर्स अपना खुद का एलएसए फिर जनरेट करते हैं। इस जनरेशन की वजह से होता ये है कि राउटर्स का डेटाबेस स्टेबल नहीं रहता, बात-बात पे चेंज होता है और इसकी वजह से सीपीयू प्रोसेसिंग बढ़ता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ओएसपीएफ में डिफरेंट एरियाज क्रिएट किए। तो एरिया से ये फायदा हुआ कि जो भी एलएसए एक एरिया में जनरेट होता है वो दूसरे एरिया में नहीं जाता। इससे एलएसए फ्लडिंग कम होता है। एलएसए फ्लडिंग कम होता है तो सभी राउटर्स का डेटाबेस सेम होता है, क्योंकि जो एलएसए फ्लड हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में होता है। तो उस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं सिर्फ उन्हीं के डेटाबेस चेंज होते हैं। बाकी एरियाज में जितने भी राउटर्स हैं उनके डेटाबेस चेंज नहीं होते। और इससे होता यह है कि सीपीयू प्रोसेसिंग जो राउटर्स के होते हैं अलग अलग एरियाज में वो स्टेबल रहता है। तो ये हमने एक यूज केस देखा था ओएसपीएफ एरियाज के बारे में। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे एरियाज होते हैं। तो दो तरीके के एरियाज होते हैं, एक होता है बैकबोन एरिया और दूसरा होता है नॉन बैकबोन एरिया। और इस डायग्राम के हिसाब से एरिया 0 बैकबोन एरिया है और एरिया 1 और एरिया 2 नॉन बैकबोन एरियाज है। हमने एबीआरस के बारे में जाना था, एरिया बॉर्डर राउटर्स। इस डायग्राम में R3 और R4 एबीआरस हैं। एबीआरस का मतलब ये होता है कि एक इंटरफेस एरिया 0 में कनेक्टेड होता है और एक इंटरफेस कोई दूसरे एरिया में कनेक्टेड होता है, तो ही वो एबीआर कहलाता है या फिर एरिया बॉर्डर राउटर कहलाता है। तो यहाँ पे R3 का एक इंटरफेस एरिया 0 में कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस एरिया 2 में कनेक्टेड है। ऐसे ही R4 का एक इंटरफेस एरिया 0 में कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस एरिया 1 में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये दोनों राउटर्स एबीआरस कहलाते हैं। इंटरनल राउटर्स भी होते हैं, जिनका मतलब ये होता है कि उनके सभी इंटरफेसेस एक ही एरिया के पार्ट हैं। यहाँ पे R5, R7, R9, R8, R6, R10, R1 और R2 ये सभी इंटरनल एरियाज है, मतलब इन सभी के इंटरफेसेस एक ही एरिया के पार्ट हैं। फिर हमने ये देखा था कि कैसे एक राउटर दूसरे एरिया में जो राउटर है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि R7 जो है अपना टाइप 1 एलएसए क्रिएट करता है और वो टाइप 1 एलएसए R3 के पास आता है। R3 इस एलएसए को एलएसए 3 में कन्वर्ट करता है और एरिया 0 में फ्लड कर देता है। और फ्लड करने के बाद R3 ये बोलता है कि उसकी कॉस्ट R7 तक पहुंचने की क्या है, वो एलएसए 3 में लगाकर R4 तक ले जाता है। तो R4 की टोटल कॉस्ट R7 तक पहुंचने की ये हो जाती है कि R4 से R3 तक कितना कॉस्ट लगता है और R3 से R7 तक टोटल कॉस्ट क्या है, वो हो जाता है R4 का कॉस्ट। और फिर R4 वही सेम एलएसए 3 बनाकर एरिया 1 में फॉरवर्ड करता है और R8 की टोटल कॉस्ट R7 तक जाने की ये होती है कि R8 से R4 तक की कॉस्ट क्या है, R4 से R3 तक, फिर R3 से R7 तक। इन तो तीनों कॉस्ट को मिला के R8 की कॉस्ट होती है R7 तक जाने की, ये हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे एक ही एरिया में ओएसपीएफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जैसे काम करता है और इंटर एरिया कम्युनिकेशन में कैसे डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जैसे काम करता है। फिर हमने प्रैक्टिकल में एलएसए 3 के बारे में देखा था कि कैसे एलएसए 3 जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में नेटवर्क इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और उसके थ्रू कैसे एक राउटर दूसरे राउटर तक पहुंचने की कॉस्ट कैलकुलेट करता है। और हमने ये भी देखा था कि जब भी एक राउटर एबीआर बनता है, एरिया बॉर्डर राउटर बनता है, तो वो एक एलएसए 3 के साथ साथ एक टाइप 1 एलएसए भी जनरेट करता है, जिसमें वो बी बिट या फिर बाउंड्री बिट सेट करके भेजता है, जिससे कि वो सभी राउटर्स को बताता है कि मैं एबीआर बन गया हूं। इससे होता यह है कि R7 को जब पता पड़ता है कि R3 एबीआर बन गया है, तो उसको यह पता पड़ जाता है कि कोई भी दूसरे एरिया के नेटवर्क्स को अगर पहुंचना है तो उसको एबीआर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये हमने प्रैक्टिकल में देखा था। तो चलिए हम चलते हैं कि आज के डिस्कशन में टाइप 4 और टाइप 5 एलएसए क्या होता है।
तो टाइप 5 एलएसए, अब इस डायग्राम में हम ये मान लेते हैं कि R2 और R3 के बीच में EIGRP चल रहा है और R1 और R2 के बीच में OSPF चल रहा है। तो OSPF के लिए EIGRP एक एक्सटर्नल नेटवर्क है और हम टाइप 5 LSA को एक्सटर्नल LSA भी बोलते हैं, एक्सटर्नल LSA। अब इस एक्सटर्नल LSA का मतलब क्या है? ये कि ये जो भी EIGRP नेटवर्क है, वो जरूरी नहीं है कि EIGRP हो, वो EIGRP हो सकता है, BGP हो सकता है या फिर ISIS हो सकता है। वो सभी OSPF के लिए एक्सटर्नल नेटवर्क हैं। अब एक्सटर्नल नेटवर्क्स को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं हम ऑटोनमस सिस्टम। अब ऑटोनमस सिस्टम होता क्या है? ऑटोनमस का मतलब ये होता है कि उसके पास उसकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमने देखा है, हमने सुना भी है कि हमारे कई कॉलेजेस ऑटोनमस कॉलेजेस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो खुद का करिकुलम बनाता है, वो कॉलेज खुद का करिकुलम बनाता है, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। उसके पेपर्स या फिर आंसर शीट्स जो भी चेक होते हैं, वो उसी कॉलेज में चेक होते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोनमस सिस्टम। सिमिलरली EIGRP खुद एक ऑटोनमस सिस्टम है, OSPF खुद एक ऑटोनमस सिस्टम है। तो ये एक दूसरे के लिए एक्सटर्नल नेटवर्क्स हैं। अब R2 यहां पर दो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड है, एक OSPF और दूसरा EIGRP। तो इसमें R2 को हम बोलते हैं ASBR या फिर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R2 जो है एक दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड है OSPF के अलावा। तो यहां पे R2 जो है EIGRP से कनेक्टेड है, तो R2 बन गया ASBR। अब R2 जब इस ऑटोनोमस सिस्टम या फिर इस एक्सटर्नल नेटवर्क के बारे में जब OSPF नेटवर्क को बताता है, तो उसको ये वाले नेटवर्क जो है OSPF में इंजेक्ट करना पड़ता है। इंजेक्ट वो कैसे करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करके करता है वो, रीडिस्ट्रीब्यूट्स या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो EIGRP नेटवर्क को OSPF के नेटवर्क में इंजेक्ट करता है। तो जब ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो LSA 5 या फिर टाइप 5 LSA या फिर एक्सटर्नल LSA जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद R2 ये बताता है LSA टाइप 5 में, मतलब अब हम देखते हैं कि LSA 5 में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो कि वो एक्सटर्नल नेटवर्क क्या है, ठीक है। इस एक्सटर्नल नेटवर्क का एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है और इस एडवर्टाइजिंग राउटर की कॉस्ट क्या है इस एक्सटर्नल नेटवर्क पहुंचने की, और राउट टाइप, ये E1 राउट है या फिर E2 राउट है। हम इस राउट टाइप के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। तो इस डायग्राम के हिसाब से R2 जब LSA 5 जनरेट करेगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? नेटवर्क कौन सा है? वो है 23 नेटवर्क। उसका सबनेट मास्क क्या है? /8। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? R2। और R2 की कॉस्ट ये नेटवर्क तक पहुंचने की क्या है? 20। अब ये 20 क्यों है? क्योंकि OSPF जो है, कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क को जब LSA 5 के थ्रू अंदर इंजेक्ट करता है, तो वो उसकी डिफॉल्ट कॉस्ट 20 ले लेता है। यहां पे वो ये नहीं देखता कि ये इंटरफेस कौन सा है। अभी तक हमने देखा था कि OSPF जब भी कोई कॉस्ट निकालता है, तो वो इंटरफेस के बेसिस पे कॉस्ट निकालता है। यहां पे हम देखें तो फास्ट इथरनेट 0/1, OSPF के हिसाब से फास्ट इथरनेट का कॉस्ट होता है 1, बट यहां पे वो वो कॉस्ट नहीं ऐड करेगा। यहां पे सीरियल इंटरफेस भी लगा हो तो भी उसकी कॉस्ट 64 के बजाय वो 20 ही देगा। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है OSPF का। जब भी वो एक्सटर्नल नेटवर्क OSPF में इंजेक्ट करता है, तो उसकी डिफॉल्ट कॉस्ट 20 लगाकर भेजता है। और ये राउट टाइप, ये E1 राउट है या फिर E2 राउट है। और E1 और E2 के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है एक ASBR OSPF नेटवर्क में इंजेक्ट करता है LSA टाइप 5 के थ्रू। अब
जब R2 एक LSA5 जनरेट करता है, साथ ही साथ वो एक टाइप 1 LSA भी जनरेट करता है। उस टाइप 1 LSA में वो ये बताता है कि वो ASBR बन गया है। जैसे कि हमने देखा था कि ABR जब एरिया बॉर्डर राउटर बन जाता है, तो वो B बिट इनेबल करके एक टाइप 1 LSA जनरेट करता है। सिमिलरली जब एक राउटर ASBR बन जाता है, वो भी एक टाइप 1 LSA जनरेट करता है और उसमें E बिट एक्सटर्नल बॉर्डर राउटर बिट जनरेट करता है, जिससे कि सभी राउटर्स को पता पड़ जाता है कि वो बन गया है ASBR और उसके थ्रू वो एक्सटर्नल नेटवर्क रीच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि R3 और R4 के बीच में EIGRP चल रहा है, R1, R2 और R3 के बीच में OSPF चल रहा है। तो नेचुरली R3 बन जाएगा ASBR। जब R3 बनता है ASBR, ऑब्वियसली वो EIGRP नेटवर्क के बारे में R1 और R2 को बताएगा। और वो कैसे बताएगा? EIGRP नेटवर्क को जब वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है OSPF में, तो टाइप 5 LSA R1 और R2 के साथ शेयर करेगा। और इस टाइप 5 LSA में इंफॉर्मेशन क्या होगी? इस EIGRP नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, उसका सबनेट मास्क क्या है वो इंफॉर्मेशन होगा, एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? R3। और R3 की कॉस्ट क्या है इस EIGRP नेटवर्क पहुंचने की? वो है 20। और ये राउट टाइप क्या है? E1 है या फिर E2 है? अगेन E1 और E2 के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो R1 जब ये LSA 5 देखता है, तो उसको पता पड़ जाता है कि R3 की कॉस्ट तो EIGRP तक पहुंचने की 20 है। अब R1 ये देखता है कि R1 की कॉस्ट क्या है R3 तक पहुंचने की। हम जानते हैं कि OSPF में फास्ट इथरनेट की कॉस्ट होती है 1 और LSA 5 में R3 बोल रहा है उसकी कॉस्ट है 20 EIGRP नेटवर्क पहुंचने की। तो R1 की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 प्लस 20 जो कि है 21। तो ऐसे कुछ राउटर जो है एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कैलकुलेट करता है। यहां पे एक और एग्जांपल है जहां पे R2 और R6 के बीच में EIGRP चल रहा है और OSPF में दो एरियाज है, एक है एरिया 0 और दूसरा है एरिया नंबर 1। और नेचुरली क्या होगा? R2 बन जाएगा ASBR और R1 बनेगा ABR, क्योंकि वो एरिया 0 और एरिया 1 से कनेक्टेड है। तो जब R2 EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एरिया 1 में, तो वो एक टाइप 5 LSA जनरेट करेगा और वो R1 और R3 के पास जाएगा। R1 क्या करेगा? इस टाइप 5 LSA को R4 के पास भेज देगा और R5 के पास भी भेजेगा। तो अब R5 के पास एक्सटर्नल नेटवर्क की क्या-क्या इंफॉर्मेशन है? R5 के पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो EIGRP नेटवर्क पहुंच सकता है, ठीक है? उस EIGRP नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी और उस LSA को किसने जनरेट किया है? उसका एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? वो है R2। और आर R2 की इस एक्सटर्नल नेटवर्क पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 20। और वो E1 है या फिर E2 है, ये पता पड़ जाएगा। बट यहां पे एक मुश्किल ये है कि R5 को ये नहीं पता कि R2 के पास मैं कैसे जाऊं। R2 को नहीं पता कि मैं कैसे जाऊं। अब ये बात ध्यान में रखना, जब R2 LSA 5 जनरेट करता है, LSA 5 एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए- जो नेटवर्क के बारे में LSA 5 बता रहा है वो तो OSPF का नेटवर्क है ही नहीं, वो EIGRP का नेटवर्क है। EIGRP ऑब्वियसली OSPF का पार्ट नहीं है, तो वो कोई भी एरिया से बिलोंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से R1 जो है उस LSA 5 को R4 और R5 की तरफ भेजता है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि R5 को नहीं पता कि ASBR के पास मैं कैसे पहुंचूं। अब मैंने ये भी बोला था कि जब R2 LSA 5 जनरेट करता है, तो वो एक LSA 1 भी जनरेट करेगा, जिससे R1 और R3 को पता पड़ जाएगा कि R2 ASBR बन गया है। तो उसने एक टाइप 1 LSA जनरेट किया। बट हम जानते हैं कि टाइप 1 LSA एक ही एरिया में लिमिटेड होता है। वो टाइप 1 LSA एरिया 1 में जनरेट करता है और ये टाइप 1 LSA एरिया 0 में कभी नहीं आ सकता। तो नेचुरली क्या होगा? R5 और R4 को ASBR कौन है इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी।
तो R1 क्या करता है? R1 जब ये टाइप 5 LSA R4 और R5 को भेजता है, साथ ही साथ वो एक और LSA जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 4 LSA, या फिर इसका नाम होता है समरी ASBR LSA, समरी ASBR LSA। और ये जनरेट करता है ABR, या फिर इस डायग्राम के हिसाब से R1। उस समरी ASBR में इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है ASBR के बारे में। यहां पे ASBR कौन है? R2। और R2 और ये टाइप 4 LSA एडवर्टाइज कौन कर रहा है? वो है R1 या फिर ABR। और R1 की कॉस्ट क्या है ASBR तक पहुंचने की? जो कि है 1। ये इंफॉर्मेशन होता है टाइप 4 LSA में। तो ABR दो टाइप के LSA जनरेट करता है। एक है टाइप 3, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और जब वो टाइप 5 LSA को आगे भेजता है तो वो टाइप 4 जनरेट करके आगे भेजता है। तो इससे R5 हम देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट निकालता है। तो R5 के पास LSA टाइप 5 आया, जिसमें इंफॉर्मेशन थी कि R2 की कॉस्ट क्या है ये EIGRP नेटवर्क तक पहुंचने की। ठीक है, वो है 20, जो कि हमने देखा था बाय डिफॉल्ट LSA टाइप 5 में ये इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद R1 ने टाइप 4 इंफॉर्मेशन भेजा। ठीक है, और उसने ये बोला कि उसकी कॉस्ट क्या है R2 तक पहुंचने की, वो है 1। तो ये हो गया R1 की टोटल कॉस्ट एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की हो गई 21। अब R5 ये देखेगा कि R5 से R1 या फिर उसके बाउंड्री राउटर तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, वो है 1। सो R5 की टोटल कॉस्ट हो जाएगी एक्सटर्नल नेटवर्क पहुंचने की 21 प्लस 1, जो कि है 22। सो R1 R5 की टोटल कॉस्ट एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की हो जाएगी 22। यही सेम चीज R4 भी कैलकुलेट करेगा, और R4 की टोटल कॉस्ट R EIGRP नेटवर्क तक पहुंचने की हो जाएगी 22। तो ऐसे एक राउटर एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कैलकुलेट करता है। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो एक देखते हैं यहां पर। R4 जो है एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है यहां पर, जिसकी वजह से वो ASBR बन गया है। तो R4 क्या करेगा? R4 एक टाइप 5 LSA जनरेट करेगा, और वो R2 और R3 के साथ शेयर करेगा। R2 और R3 यही सेम LSA 5 जो है R1 को फॉरवर्ड करेंगे। तो R1 के पास दो टाइप 5 LSA आ जाएंगे। मतलब वो एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 के पास दो जगह से आ रही है, एक है R2 और दूसरा है R3। अब R2 और R3 टाइप 4 LSA भी जनरेट करेंगे, है ना, जिससे कि वो ये बताएंगे कि R4 है कौन, ASBR है कौन। तो R1 के पास दो टाइप 5 LSA हैं और दो टाइप 4 LSA हैं। तो R1 कैसे अपनी बेस्ट कॉस्ट या फिर लीस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेगा एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की? हम ये जानते हैं कि सीरियल इंटरफेस पे कॉस्ट होता है 64, और फास्ट इथरनेट पे कॉस्ट होता है 1। तो R1 की टोटल कॉस्ट R4 तक पहुंचने की है 65, और टाइप 5 LSA में R4 ने ये बोला कि उसकी कॉस्ट क्या है एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की, वो है 20। तो R1 की कॉस्ट R2 से एक्सटर्नल नेटवर्क पहुंचने की है 85, और R1 की टोटल कॉस्ट R4 तक पहुंचने की R3 से वो है 2, प्लस R4 ने LSA 5 में क्या बोला, मेरी कॉस्ट है 20, सो है टोटल 22। तो R1 एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वो R3 से चूज करेगा। तो R1 जो है ऐसे अपना लीस्ट कॉस्ट या फिर बेस्ट पाथ चूज करता है। अब नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो है एक इंटरव्यू सिनेरियो, है ना। हम मान लेते हैं कि ये R1 जो है एक ASBR है, और वो एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो R1 है ASBR। R1 एक ABR भी है, क्योंकि वो एक एरिया 0 और एक एरिया 1 से भी कनेक्टेड है। तो R1 बन गया ABR। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या R1 टाइप 4 LSA जनरेट करेगा? वो ASBR है, तो टाइप 5 तो वैसे भी जनरेट करेगा, पर क्या वो टाइप 4 जनरेट करेगा इस सिनेरियो में? क्वेश्चन ये है।
तो आंसर ये है कि वो नहीं जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि R2 और R3 जो है ASBR से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो उस सेम एरिया से बिलोंग करते हैं जिस एरिया से ASBR कनेक्टेड है। ASBR एरिया 1 से भी कनेक्टेड है, एरिया 0 से भी कनेक्टेड है। तो वो टाइप 5 यहां भी भेजेगा, टाइप 5 यहां भी भेजेगा। तो R2 और R3 को ASBR कैसे पहुंचना है पता है। अब ये टाइप 4 जनरेट कब होगा? हम मान लेते हैं यहां पे एक और राउटर है और वो जो है एरिया 2 का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो राउटर है उसको ASBR के बारे में नहीं पता। तब R3 एक टाइप 4 LSA जनरेट करेगा और इस राउटर को बताएगा कि ASBR कौन है। तो अगर ASBR मल्टीपल एरियाज से कनेक्टेड है और तो सभी एरिया में वो टाइप 5 LSA सेंड करेगा। और टाइप 4 जनरेट कौन करेगा? एक ABR ही जनरेट करेगा अगर उसके आगे कोई और एरिया है और उसमें राउटर्स कनेक्टेड हैं, तभी ABR टाइप 4 जनरेट करेगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो यहां पे सामने हमारे 4 राउटर्स हैं और R1 और R2 के बीच में OSPF चल रहा है एरिया 0 में। R2 और R3 के बीच में OSPF चल रहा है एरिया 1 में। R3 और R4 के बीच में EIGRP चल रहा है। हालांकि मैंने अभी EIGRP नहीं चलाया है, बट हम EIGRP चलाएंगे इनके बीच में और इस EIGRP नेटवर्क को हम OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो R1 पे ये है उसकी IP एड्रेसेस 12001 जो कि उसकी इंटरफेस IP है और 3 लूपबैक्स मैंने क्रिएट किए और मैंने ये वाला नेटवर्क कमांड देकर OSPF इनेबल किया है। R2 पे ये है IP एड्रेसेस 12002 और 23002 और एक है लूपबैक एड्रेस और लूपबैक एड्रेस और उसका 12 इंटरफेस जो है एरिया 0 के पार्ट है और 23 जो है वो एरिया 1 का पार्ट है। R3 पे दो IP एड्रेसेस हैं, एक 34003 जो बेसिकली R4 की तरफ जा रहा है और 23003 जो कि R2 की तरफ जा रहा है और एक लूपबैक एड्रेस है। और 23 नेटवर्क को मैंने ये वाले नेटवर्क कमांड से OSPF पे इनेबल किया है। R4 और R3 पे मैंने EIGRP नहीं चलाया है, पर R4 पे इंटरफेसेस इनेबल किए हैं और 4 लूपबैक्स क्रिएट किया है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि R3 अभी भले R3 अभी ऑटोनोमस सिस्टम राउटर नहीं है, ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं R2 ABR है, तो R2 पे हम ये देख सकते हैं कि लिखा है इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि कैसे R2 बता रहा है कि मैं एक एरिया बॉर्डर राउटर बन चुका हूं, है ना। अब R3 और R4 के बीच में हम EIGRP इनेबल करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 34.0.0.0 नो ऑटो समरी एंड। उसके बाद R4 पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 0.0.0.0 नो ऑटो समरी। तो हम देख सकते हैं कि R3 और R4 के बीच में EIGRP इनेबल हो गया है। तो क्या R3 ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर बन गया या फिर ASBR क्या बन चुका है? शो IP प्रोटोकॉल्स। यहां पे कोई लाइन नहीं है जो ये बोलता है कि R3 एक ASBR है। जैसे कि हमने देखा था R2 पे एक लाइन है, यहाँ पे इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, वैसी कोई भी R3 पे लाइन नहीं है जो ये बोल रहा है कि R3 एक ASBR है। तो R3 ASBR बनेगा कब? R3 भले ही दो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक OSPF एक EIGRP, जरूरी नहीं है कि वो EIGRP हो, वो BGP भी हो सकता है, ISIS भी हो सकता है, बट R3 तब तक ASBR नहीं बनेगा जब तक वो एक्सटर्नल नेटवर्क को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो चलो हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF 1 EIGRP को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया शो IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है।
तो हम ये देख सकते हैं कि R3 बन गया है एक ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, और वो रीड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटर्नल राउट्स फ्रॉम EIGRP 100, ये भी हम देख सकते हैं। तो R3 बन गया एक ASBR। ठीक है, क्या R1 को पता है ASBR कौन है? शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। तो हम ये देखें कि R1 को पता है कि 2.2.2.2 एक ABR है और 3.3.3.3 एक ASBR है। ये कैसे पता पड़ा? ये ASBR है, ये कैसे पता पड़ा? वो इसलिए क्योंकि R3 ने एक टाइप 5 LSA जनरेट किया है, शो IP OSPF डेटाबेस। R3 ने एक टाइप 5 LSA जनरेट किया है जिसमें उसने एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बारे में बताया है, और यही सेम टाइप 5 LSA या फिर डेटाबेस हम R1 में भी देख सकते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस। तो हम ये देख सकते हैं कि R1 के पास टाइप 5 LSA आया है जिसमें एडवर्टाइजिंग राउटर है 3333, है ना। अब मैंने ये बताया था कि जब R3 एक ASBR बनता है तो वो एक टाइप 1 LSA जनरेट करता है जिसमें वो बोलता है कि मैं एक ASBR बन गया हूं। तो चलो हम देखते हैं कि वो कैसे बताता है। तो यहां पे मैं ये लिंक कैप्चर कर लेता हूं। और मैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने करके रखा है वो मैं डिलीट कर देता हूं पहले। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF1, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, सबनेट्स हमने किया था, सबनेट्स, इसको हम नो कर देंगे बस। नो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 एंड नो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। अब क्या R3 ASBR है? शो IP OSPF, सॉरी, शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहां पे फिर से कोई भी लाइन नहीं है जो बोल रहा है कि R3 ASBR बन गया है। अब R1 पे चलते हैं। क्या R1 को पता है ASBR कौन है? शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। R1 को अब ये नहीं पता कि ASBR कौन है। ASBR कौन है नहीं पता। तो चलो हम वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF1, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स। जैसे ही मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो R3 ने, यहां पे हम देख सकते हैं ये R3 है, R3 ने एक लिंक स्टेट अपडेट भेजा। ठीक है, लिंक स्टेट अपडेट भेजा जो कि है OSPF, और उसमें उसने टाइप 1 LSA जनरेट किया। इस टाइप 1 LSA में वो ये बोलता है कि मैं बन गया हूं एक ASBR, और वो कैसे बताता है? ये E बिट AS बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर को उसने 1 लगा के भेज दिया। ठीक है, तो अब ये हुआ कि R2 को तो पता पड़ गया कि भाई ASBR कौन है। ठीक है, बट R1 को कैसे पता पड़ा? R1 को कैसे पता पड़ा कि R3 ASBR बन गया है? उसको वो बताता है R2, और वो कैसे बताता है? टाइप 4 LSA जनरेट करके, शो IP OSPF डेटाबेस। तो हम ये देख सकते हैं कि R1 के डेटाबेस में एक समरी ASBR भी जनरेटेड है जो कि है टाइप 4 LSA, और वो ये बोलता है कि 3333, यहां पे हम देखो टाइप 5 LSA बोलता है कि ये है ASBR, और ASBR तक पहुंचने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? R2 के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। तो R1 को पता पड़ गया है कि 3333 जो है वो है ASBR, और उसकी कॉस्ट, R1 की ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट है 2। तो ऐसे R1 को पता पड़ जाता कि ASBR कौन है टाइप 4 LSA से, और उसके पास टाइप 5 LSA भी आ जाता है ना। अब हम देखते हैं R3 पे, शो IP OSPF डेटाबेस, और हम ओपन करते हैं टाइप 5 LSA।
शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल एलएसए ऑफ 4.4.4.1। तो हम ये देख सकते हैं कि R3 ये बोल रहा है कि ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, यहां पे देख लो एक्सटर्नल नेटवर्क नंबर, ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है वो ये टाइप 5 एलएसए किसने जनरेट किया? R3 ने जनरेट किया। और R3 की कॉस्ट क्या है ये एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की? वो है 20। यहां पे ये इंटरफेस है 0/0, होना चाहिए 1, बट जैसा कि मैंने बताया था कि ओएसपीएफ एक्सटर्नल नेटवर्क को हमेशा 20 बता के ही भेजता है, तो यहां पे है 20। ठीक है, और हम ये देख सकते हैं कि R1 की R3 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? वो 2 है। तो R1 की टोटल कॉस्ट क्या होगी EIGRP तक पहुंचने की? वो होनी चाहिए 22, है ना? 20 जो R3 बोल रहा है कि मेरी कॉस्ट है एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की। और हम ये देख सकते हैं R1 का कॉस्ट क्या है R3 तक पहुंचने की? वो है 2। तो 20 + 2 22। तो क्या वो कॉस्ट है? शो आईपी राउट ओएसपीएफ 4.4.4.1। R1 की कॉस्ट 20 है, 22 तो बता ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं बता रहा? तो अब हम डिस्कस करेंगे ये E1 और E2 राउट्स के बारे में। मैंने बताया था कि हम E1 और E2 राउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे R1 की कॉस्ट होनी चाहिए 22, बट वो दिखा रहा है 20। ये तो गलत है। तो R1 ने क्या R2 तक जाने की कॉस्ट और R2 से R3 तक जाने की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की है, बट वो ये राउटिंग टेबल में नहीं दिखाएगा, पर R1 वो कैलकुलेट कर रहा है। तो हम वो कैसे देख सकते हैं? तो शो आईपी राउट 4.4.4.1 करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि R1 ये बोल रहा है कि उसकी कॉस्ट ये नेटवर्क तक जाने की है 20, और ये E2 राउट है, और फॉरवर्ड मेट्रिक भी लगा रहा है जो कि है 2। ये फॉरवर्ड मेट्रिक क्या बोलता है? ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट बता रहा है वो। तो ये है 2। तो R1 की कॉस्ट ASBR तक पहुंचने की है 2, और ASBR की कॉस्ट इस नेटवर्क तक पहुंचने की है 20। सो इन टोटल 22। तो देखा जाए तो है 22, बट वो राउटिंग टेबल में नहीं दिखाएगा। ये है E2 राउट्स। तो कितने भी राउटर्स हो जाएं और उनकी कॉस्ट कितनी भी हो ASBR तक पहुंचने की, वो हमेशा 20 ही बताएगा एक्सटर्नल तक पहुंचने की। तो अगर R1 के आगे और भी राउटर्स हैं, उनकी कॉस्ट एक्सटर्नल राउट तक पहुंचने की 20 ही होगी। क्यों? क्योंकि वो E2 राउट्स है बाय डिफॉल्ट, जो LSA टाइप 5 में जनरेट होके आता है। तो अगर मुझे राउटिंग टेबल पे 22 दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मैं E2 नहीं E1 राउट चूज करूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स, ये हमने किया था। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं वापस, नो, और वापस से EIGRP 100। ठीक है, अब मैं जब वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स, मेरे पास एक ऑप्शन आता है मेट्रिक टाइप का। ठीक है, मैं E2 चूज करूं या फिर E1 चूज करूं? बाय डिफॉल्ट ये E2 ही चूज करता है। तो अगर मैं E1 चूज करता हूं, ई सॉरी मेट्रिक टाइप 1 चूज करता हूं, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा, है ना? शो आईपी OSPF डेटाबेस, शो आईपी OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल राउट फॉर 4.4.4.1। तो हम ये देख सकते हैं कि वो पहले तो बोल रहा है कि ये मेट्रिक टाइप हो गया 1, और उसकी कॉस्ट है 20। मेट्रिक में कोई चेंज नहीं आएगा, मेट्रिक में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा 20 ही रहेगा। चेंज कहां आएगा? हम R1 पे देखते हैं। अब R1 की कॉस्ट क्या है ये नेटवर्क पहुंचने की? शो आईपी राउट OSPF। यहां पे आप देखो, पहला चेंज क्या आया? उसने बोला कि ये है E1, और R1 की कॉस्ट क्या है? 22। मतलब अब राउटिंग टेबल में भी R1 अपनी इंटरनल कॉस्ट भी बता रहा है OSPF सॉरी ASBR तक पहुंचने की। सो उसकी कॉस्ट है ASBR तक पहुंचने की 2 + 20,
जो है R3 की कॉस्ट एक्सटर्नल नेटवर्क पहुंचने की, वो है 22। और मैं अगर शो आईपी ओएस सॉरी शो आईपी राउट 4.4.4.1 करूं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने बताया कि उसकी कॉस्ट है 22 और ये है टाइप एक्सटर्नल 1। यहाँ पे उसने फॉरवर्ड मेट्रिक नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड मेट्रिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। E2 राउट में फॉरवर्ड मेट्रिक ऐड नहीं होता और वो राउटिंग टेबल में नहीं दिखाता। तो ये डिफरेंस है E1 और E2 राउट में। तो E2 राउट में होता यह है कि जो एक्सटर्नल नेटवर्क की कॉस्ट है वो 20 की 20 ही रहती है और इंडिविजुअल राउटर्स जो है अपनी कॉस्ट ऐड नहीं करते। द कॉस्ट इज नॉट एडेड बाय द इंडिविजुअल राउटर्स, द कॉस्ट इज ऑलवेज 20 विच इज द डिफॉल्ट E2 कॉस्ट। E1 में होता यह है कि द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल राउट्स आर एडेड टू द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ 20। तो हमने ये देखा था कि R1 ने ASBR तक पहुंचने की कॉस्ट और ASBR से एक्सटर्नल राउट पहुंचने की कॉस्ट ऐड करके हमें बताया था 22। E2 में 20 ही रह गया, बट वो ये जो इंटरनल कॉस्ट है 2 वो ऐड करता है बट राउटिंग टेबल में नहीं दिखाता। और वो हमें देखना है तो हमको शो आईपी राउट और वो नेटवर्क दिखाना पड़ता है। तो ये इंटरनल कॉस्ट जो है फॉरवर्ड मेट्रिक कॉस्ट में दिखाता है। तो हमने ये देखा कि कैसे टाइप 5 और टाइप 4 एलएसए जनरेट होता है और कैसे टाइप 4 एलएसए और टाइप 5 एलएसए की इंफॉर्मेशन से एक राउटर एक्सटर्नल नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में हम टाइप 7 एलएसए के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट एरिया टाइप्स होते हैं, स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, एटसेट्रा। इसके बारे में हम देखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।